नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। त्रिभुज से रिलेटेड जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। क्लास 9 और क्लास 10 में जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसको पहले आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं आप देखेंगे कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में द्विघात समीकरण में हमने पहले आपको बेसिक 4 रिजल्ट बताए थे और उसके बाद आपने देखे कितने सारे क्वेश्चन हमारे जो टीजीटी पीजीटी लेवल तक के हैं वो भी सॉल्व हो गए। तो इसी तरह पहले हम यहाँ पर 15 रिजल्ट देखेंगे त्रिभुज के, शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में देख लेंगे और उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टीचिंग में या लेखपाल में उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि अंतः कोणों का योग 180 तथा बहिष्कोण का योग जो है वो 360 होता है। तो आपने देखा है हमारे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है तो पहला रिजल्ट तो बहुत ही बेसिक है जो हमेशा हमें पता होना चाहिए कि जो इसके इंटरनल एंगल होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका योग सदैव कितना होता है 180। और अगर बहिष्कोण की बात करें, बहिष्कोण कैसे, जैसे ये कोण है आपका, ये बहिष्कोण है या इसको बढ़ा दीजिए तो ये बहिष्कोण है, तो जितने बहिष्कोण होते हैं इनका जो योगफल होता है वो 360 होता है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो सदैव उसका योग जो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। तीसरा इसका बिल्कुल सेम रिजल्ट है कि अगर दो भुजाओं का हम अंतर कर दें, मतलब बड़ी भुजा से कोई छोटी भुजा घटा दें तो सदैव जो तीसरी भुजा बची होगी उससे जो अंतर आपका जो आया है वो हमेशा छोटा आएगा। चौथा रिजल्ट क्या कहता है, बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए ये रिजल्ट सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला है। इन दोनों की बात करें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसके बाद इस पे रिजल्ट नंबर 4 पे भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट नंबर 4 कहता है कि जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहीं पर अगर हम समझ लेते हैं तो रिजल्ट नंबर हमारा जो 4 है, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट था ही बेसिक ये वाला, और इसके बाद रिजल्ट नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि जो बहिष्कोण है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब आपने कोई त्रिभुज लिया और उसमें किसी भी भुजा का बढ़ाया और उसका एक बहिष्कोण बना दिया। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको एबीसी नाम दे देते हैं और हम इस सी भुजा को बढ़ा देते हैं, तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है, बहिष्कोण। तो ये जो बहिष्कोण होता है शेष दो अंतः कोण, देखिए इसके पास में अंतः कोण ये त्रिभुज का है और बाकी आपके ये दो अंतः कोण बचे, तो ये जो बहिष्कोण होता है वो जो शेष दो अंतः कोण है इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए ए को बढ़ा देते और ये वाला बहिष्कोण चेक करना होता तब हम ये वाला कोण न लेते, तब हम बी और सी का योग लेते जो इसके बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, रिजल्ट नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के संविभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तब BOC बराबर 90 प्लस A/2। डायरेक्ट आपका जूनियर में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका इसी रिजल्ट में पूछा गया था। क्या बताया गया भाई कि एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, एबीसी हमारा एक त्रिभुज है ABC, और उसके बाद क्या बोला, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक कर दीजिए। समद्विभाजक क्या होता है, इस कोण को बराबर जो बांट दे, इस कोण को, वो जो लाइन होती है वो हमारी समद्विभाजक होती है। इस तरह कोण सी को हमने जो बांटा है तो वो जो हमारी ये लाइन है क्या है, समद्विभाजक लाइन है। और ये दोनों हमने कहां पर कहा है कि जो बिंदु O पर मिले, तो जो हमारा कोण ये होता है BOC, डायरेक्ट एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा इस पे, सिर्फ डायग्राम देखकर आप उसको 1 सेकंड में आंसर देंगे वहां पर। तो क्या है भाई कि BOC का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है 90, और साथ में जो हमारा ये एंगल है बचा A, इसका क्या होता है बाई 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है आपका। रिजल्ट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट ही है और सेम इसी के जैसे है। क्या बताया इसमें कि इसमें क्या करिए कि आपने ट्रायंगल लिया, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है, और उसमें AB और AC भुजाओं को हमने बढ़ा दिया। मतलब ये हम कह देते हैं कि हमारा ये A, ये B, ये C है। अब इसको भी बढ़ा दीजिए, अब इसको भी बढ़ा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर नाम दे दीजिए कुछ P और नाम दे दीजिए Q। इसके बाद देखिए आपका एक बनेगा ये PBC। कोण कैसे लिखते हैं, जो कोण होता है वो सेंटर पे होता है, बाकी जिन दो भुजाओं से मिलकर बना होता है उनको कॉर्नर पे लिखते हैं। तो जैसे हमको ये लिखना है PBC, तो क्या है PBC, ये वाला कोण मिला। इसी तरह अगर इस वाले कोण की बात करें QCB, तो ये वाला कोण मिला। तो इन जो कोणों को आप फिर से बढ़ाइए और इनके अर्धक बनाइए। अर्धक अभी हमने बताया था, जो ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। तो ये अगर मान लीजिए O पर मिलता है हमारा, तो फिर से यहाँ पर एक कोण नहीं बन गया आपका BOC। इस बार ये कोण आपका 90 माइनस A/2 होगा। ठीक है, पिछली बार क्या था, जब आपके जो अर्धक थे अंदर थे त्रिभुज के, तब आपका 90 प्लस A/2 था। लेकिन अगर इस बार आपका जो क्या है, ये जो कोण BOC है ये त्रिभुज के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो 90 माइनस A/2 होता है। चलिए आगे रिजल्ट देखते हैं।
तो रिजल्ट नंबर 7 है हमारा, त्रिभुज एबीसी में यदि एएम बीएसी का अर्धक है तथा एएन लंब है बीसी पर, तब एम ए एन का जो मान होता है वो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी होता है। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको जहां भी ये डायग्राम दिखता है और डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद है तो बस चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पहले आप एक मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद ये जो एम है इस बी ए सी का, बी ए सी, देखिए जो एंगल हमारा बीच में होता है वही हमारा मेन एंगल होता है। तो ये क्या हो गया, बी ए सी, मतलब ये वाला बी ए सी एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की का अर्धक है। तो ये एम क्या कर रहा है, कोई एक लाइन है जो इस कोण को बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं, तथा एन कोई एक रेखा है जो हमारी इस पर एक लंब रेखा है, ये मान लेते हैं हमारी एन रेखा है जो हमारी बीसी पर क्या है, लंब है। अब तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, अगर हमसे डायरेक्ट ये वाला एंगल पूछ ले, एम ए एन, ठीक है, एम ए एन या एन ए एन कहिए, जो भी कहिए, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, और साथ में एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस हो जाता है, मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी हो जाता है। डायरेक्ट आपको इस पे रिजल्ट में क्वेश्चन दिखेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें कोई एक सामने जो हमारा शीर्ष पर जो कोण है ए, उसके हमारे पास अर्धक होना चाहिए, मतलब उस कोण के दो भागों में बटा होना चाहिए। तब होता क्या है, और हाँ, साथ में हमें एक क्या दिया हो, एन दिया हो जो क्या हो, बीसी पर लंब हो। तो उस समय अगर हमसे ये कहीं बीच वाला एक कोण पूछ लेता है तो डायरेक्ट हम 1/2 लगाकर एंगल बी माइनस एंगल सी लिख देते हैं। रिजल्ट नंबर 8 क्या है भाई, ये तो आपके जो पहले हमने सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है कि त्रिभुज तभी संभव है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पर रिजल्ट के रूप में लिखा गया है कि दो भुजाओं, ये कभी ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। अब हमारे 7 रिजल्ट 8 रिजल्ट थे बेसिक हो गए, अब हम 7 रिजल्ट और करेंगे जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय पर संबंधित हैं, जो उन पर आधारित हैं, ठीक है। जैसे आपके लेखपाल सिलेबस में जो त्रिभुज दिया गया है उस पर आपको साफ साफ दिया गया है कि पाइथागोरस संबंधित प्रमेय आपको जरूर आनी चाहिए। तो 7 प्रमेय है बस, और आपने जो बेसिक 8 क्वेश्चन देखे, ये 15 थ्योरम करने के बाद, इनके रिजल्ट को याद करने के बाद आप अभी देखेंगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, चुटकियों में आपके क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला रिजल्ट देखते हैं। त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक व बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। देखिए लाइन टू लाइन चलेंगे कि किसी भी कोण का आंतरिक व बाह्य समद्विभाजक, हम मान लेते हैं इस कोण ए को और इसका क्या ले लेते हैं, समद्विभाजक। यहां पर तो ये आपका जो ए से लेकर डी हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एक अर्धक हो गया, किसका कोण, कोण ए की अर्धक रेखा हो गई, ठीक है। उस कोणों को बनाने वाली भुजा, अब अगर हम इस बात करें कोण ए की, तो ये किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक ए बी से और एक ए सी से, ठीक है, के अनुपात में, मतलब आपको इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है, तो हम ले लेते हैं ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, के अनुपात में सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा इस कोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, बीसी, आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है, मतलब इसको भी बांट देता है रेशियो में। तो जो बीसी है इसका जो रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, बीडी अपॉन डीसी। तो ये रिजल्ट हमारा था, रिजल्ट नंबर 9, जो पाइथागोरस प्रमेय पर आपका आधारित था, ठीक है, और इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे क्या, ठीक है। तो ये रिजल्ट नंबर हमारा 9 था। चलिए अगला रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट नंबर हमारा 10 है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। डायग्राम में क्या बताया गया है, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसे, और इसका प्रूफिंग भी है आपके 10th क्लास में। तो क्या कह रही है थ्योरम, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ए बी सी, और उसमें हमने एक बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी है, इसका क्या नाम है, डी। देखिए यहां पर दिया है, ये पहली कंडीशन है। जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए इस पे प्रतिच्छेद कर रही है और एक इस पे प्रतिच्छेद कर रही है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। मतलब इसका रेशियो, ये हमारी जो पूरी भुजा थी ए बी, इसमें ये रेशियो और ये रेशियो इधर आई है, तो ये जो हमारी एसी थी उसका ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। क्या है, हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है, लेकिन जो हमने रेखा खींची है वो बची हुई भुजा को, मतलब बची हुई जो हमारी दो रेखाएं हैं त्रिभुज की जो भुजा हैं उनको दो बिंदुओं पर काट रही है। तो जो बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं के जो अनुपात होते हैं
वो सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट भी चलता है कि अगर हमारे पास अनुपात बराबर दिए गए हैं तो पक्का ये जो भुजाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी। ठीक है, रिजल्ट नंबर 11 तो बहुत ही फेमस है, पाइथागोरस की थ्योरम है कि कोई भी हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है तो उसका जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसी बिहाफ पर जो रिजल्ट नंबर 12 है आपका, ये देखिए थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ले लीजिए भाई, ये रिजल्ट तो आपने खूब सुना होगा। कर्ण क्या होता है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये थ्योरम तो ये थी भाई, जो कर्ण का वर्ग होता है, मान लीजिए एंगल ले लें, एंगल के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और जिस पे एंगल बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या करिए, आप एक त्रिभुज लीजिए जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, मतलब समकोण त्रिभुज लेना है आपको। तो हमने ले लिया, इसमें हमारा बी क्या है, समकोण है, और एक्स और वाई जो है हमने ए बी और बी सी पर क्या ले लिया, कोई बिंदु ले लिया। भाई देखिए, एक ए बी पर हमने एक पॉइंट ले लिया कोई, और हमने बी सी पर कोई एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, कर्ण को छोड़ देना है आपको। तो होता क्या है कि जो ए वाई और एक्स सी का स्क्वायर होता है, देखिए ए वाई मतलब ये वाली भुजा और एक्स सी मतलब ये वाली भुजा, इनका स्क्वायर का जो मतलब इनका जो स्क्वायर का जो सम होता है वो, अब यहाँ पर दो कर्ण है कि नहीं भाई, अगर छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कर्ण है, और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो आपका एसी कर्ण है। तो इन दोनों जो आपके कर्ण बन रहे हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, डायग्राम आपको थोड़ा समझ लेना है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए और उस पर कोई दो पॉइंट होने चाहिए। तो ये जो आपका ए वाई और जो आपका ये एक्स सी होता है इसका वर्ग करके जोड़ना, और ये जो आपका क्या बचा आपका, ये जो छोटा वाला कर्ण है मतलब एक्स वाई, और जो बड़ा वाला कर्ण है एसी, इनको वर्ग करके जोड़ना। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3 रिजल्ट आपके और बचे हैं, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 13 है हमारा, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात क्या बोली गई है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है और उसके सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। रिजल्ट नंबर 14 क्या बोला गया है, त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। इससे पहले जो हमने थेल्स पर में पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था कि समांतर कोई रेखा है, मतलब कोई भुजा है, उसके समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो जो दो बिंदुओं पर मिलती है उनके अनुपात बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये जो डी है और ये जो ई है, इस बार ये ए बी और एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अगर उनको हम मिलाएं तो ये तीसरी भुजा के समांतर तो होता है, तो पीछे भी थ्योरम से होगा, साथ में क्या होता है, आधा भी होता है। ठीक है, इससे पहले वाले थ्योरम में और इस थ्योरम में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पर ये जो बिंदु दिए गए थे वो मध्य बिंदु नहीं थे। लेकिन अगर उसी का स्पेशल केस आप बना दीजिए कि अगर ये मध्य बिंदु हो तो साथ में जो हमारी डी होती है, जो मतलब समांतर रेखा होती है, वो बड़ी वाली समांतर रेखा की क्या हो जाती है, आधी होती है। तो रिजल्ट नंबर 15 आपका लास्ट रिजल्ट है और इंपॉर्टेंट भी काफी रिजल्ट है। क्या बोला गया, इसके लिए आपको जो ना डायग्राम देख लेते हैं साथ में। तो रिजल्ट नंबर 15 आपको कहता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजा, संगत ऊंचाई, माध्यिका, संगत परिमाप सभी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखिए पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी ई एफ। अब बात आती है समरूप, तो क्लास 9th में आपने सर्वांगसम और क्लास 10th में आपने समरूप दोनों चीजें पढ़ी हैं। सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों में क्या फर्क होता है भाई, समरूप का मतलब होता है बिल्कुल देखने में एक जैसा हो, बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता था भाई आपका कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर आप दूसरा त्रिभुज रख दो तो पहला त्रिभुज दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि समरूप क्या होता है, देखने में एक जैसा होता है, उनकी जो भुजाएं हो, उनका जो कोण हो, उनके अनुपात भी आपस में क्या होते हैं, समान अनुपात होते हैं। लेकिन साइज एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है, तो जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा भाई, एरिया ऑफ किसका, एबीसी का, और एरिया किसका, डीईएफ का, वो किस किस के बराबर होता है। डायरेक्ट अलग अलग सब चीजों पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्या बना, ए बी अपॉन डी, मतलब इसकी हमने ये भुजा ले ली और इसकी ये भुजा ले ली, मतलब भुजाओं के वर्गों के बराबर। सबसे पहले तो भुजाएं लेंगे ना, संगत भुजाएं। संगत भुजा मतलब ये इसका तो ये इसका। संगत भुजा क्या मतलब होता है, जैसे ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर है तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी वो इसके सामने पड़ेगी, वो संगत यहाँ पर कहलाती है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर बी सी तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ई एफ। इसी तरह अगर हम बात करें ए सी तो इसके सामने क्या आ जाएगा, डी एफ। ठीक है, तो इस तरह की ये पहली बात हमारी हो गई भुजाओं का। इसके बाद देखिए ऊंचाइयां। ऊंचाई क्या होती है भाई, इस सामने वाली भुजा से इस पर हम एक लंब डाल दे और इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया गया है ऊंचाई के लिए, उसकी हमने यहाँ पर हम इसको एम मान लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर जो ऊंचाई देते हैं उसको एन मान लेते हैं। तो ये जो हमारी एम और जो ए एन है
वो क्या है हमारी इस त्रिभुज की ऊंचाइयां हैं, तो उसके अनुपात के बराबर भी होता है वर्गों के। इसके बाद क्या है भाई एपी और डीक्यू, ये जो बचा हुआ माध्यिकाएं हैं कि भाई सी से आप एक रेखा डालो और वो सामने वाली भुजा को इस पॉइंट पर काटे जिसके बाद ये जो भुजा है वो बराबर दो भागों में बढ़ जाए। तो ये जो हमारी ए, इसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर पी, और ये जो हमारी हो गई ये डी और क्यू, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी माध्यिकाएं। तो माध्यिका क्या होती है, वो रेखा जो सी से डाली जाती है और सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देती है, तो उसके वर्गों के योग के भी बराबर ये होता है। तो ये आपके 15 रिजल्ट हो गए, जिसमें से 8 आपके बेसिक रिजल्ट हैं और 7 आपके पाइथागोरस के रिजल्ट हैं। इन रिजल्ट्स को आपने 2-3 बार जरा प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना आपको देखना है, इतना बेसिक जो था पहले थ्योरी थी जो आपको तैयार करनी है। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके त्रिभुज से संबंधित हैं वो कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है।